नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है सिवनी। हुआ कुछ यूं कि सिवनी के कुरई थाना कुरई के जंगल क्षेत्र में एक नदी के किनारे सवेरे सवेरे कुरई गांव के कोटेदार हरि प्रसाद को एक सूचना मिली कि साहब यहाँ एक बोलेरो गाड़ी जली हुई पड़ी हुई है। सवेरे सवेरे, ठंड का दिन था, रात भर बहुत कोहरा था, सवेरे भी काफ़ी कोहरा था। सुबह नदी के आसपास दैनिक क्रिया के लिए जाने वाले लोगों ने वो गाड़ी देखी और कोटेदार को सूचना दी। कोटेदार भागे भागे हरिप्रसाद मौके पर पहुंचे। मौका देखकर वो बिल्कुल सन्न हो गए। बात थी 9 जनवरी 2015 की। उन्होंने देखा कि एक बोलेरो गाड़ी बिल्कुल जली हुई हालत में वहाँ पर पड़ी हुई है और उसके पास 3 लाशें जली हुई पड़ी हैं। तीनों पुरुषों की लाशें थीं। देखकर वो बिल्कुल परेशान हो गए। वहीं से उन्होंने थाने को सूचना दी। गांव के और जो संभ्रांत लोग थे उनको भी सूचना दी। भीड़ वहां पर इकट्ठा होकर आ गई। खैर, तुरंत पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस भी देखकर हैरान थी। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि यहाँ पर रात में क्या हुआ होगा। कारण लोगों ने वही बताया कि साहब ठंडक का दिन था, भीषण ठंड थी जनवरी की, कोहरा भी बहुत था, शायद ही कोई बाहर निकला हो। और इतनी रात में जब ये जली होगी तो उस जलने की भी न तो कोई आवाज़ आई होगी और ना ही दूर से कहीं वो दिखाई पड़ा होगा। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और शिवराज सिंह थाना प्रभारी जो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने फौरन अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दी। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को बुलाई। फॉरेंसिक की जो टीम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहती है उसको भी उन्होंने बुलवाया। खैर, वहां पहुंचते ही शिवराज सिंह और उनके सहयोगियों को ये भान हो गया, ये आभास हो गया कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है या ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित हत्या की घटना प्रतीत होती है। खैर, कार के जो टूटे हुए शीशे थे, साइड मिरर टूटा हुआ था, आसपास पड़े हुए अध जले कपड़े, झाड़ियों में मिला हुआ केरोसिन का 3-4 खाली गैलन, ये इस ओर इशारा कर रहा था कि पहले हो सकता है इन लोगों ने जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनसे कोई झड़प हुई हो और फिर तीनों को जला दिया गया हो। इस नतीजे पर प्रारंभिक रूप से प्रभारी निरीक्षक कुरई शिवराज सिंह इसी नतीजे पर पहुंचे और यही बात देखकर उन्होंने अपने सीनियर्स को सूचना दी। खैर, धीरे धीरे दिन निकल रहा था, आसमान थोड़ा साफ हो रहा था, रोशनी हो रही थी। तभी वहाँ जो साथ में पुलिसकर्मी गए थे उनको मौके पर एक अध जला पर्स मिला। उसमें रखे हुए आधार कार्ड से शव की पहचान राजेश के रूप में हुई। वो पास के ही गांव का रहने वाला था। आधार में उसका पता, बाकी चीज़ें दी हुई थी, लिहाजा उसको पहचानने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। राजेश के घर में संपर्क किया गया तो उनकी बहन वीणा ने बताया कि पिछली रात राजेश दीपक और निहाल के साथ खवासा गया था। देर रात तक लौटने की बात कहकर निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। सवेरे तक, जब तक ये सूचना उस तक पहुंची, तब तक वो वापस नहीं आया। और इसी बयान के आधार पर यह भी साफ हो गया कि बाकी के 2 शव दीपक और निहाल के हैं। ये तीनों ही आपस में रिश्तेदार थे और अक्सर ही साथ साथ दिखाई पड़ते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मामला और भयावह हो गया। रिपोर्ट से पता लगा कि तीनों की मौत जिंदा जलने से हुई थी। यानी जब उनकी मृत्यु हुई
उस समय वो जिंदा थे और जब मृत्यु हुई वो बर्न इंजरीज की वजह से हुई, यानी जलने के कारण हुई। इसका साफ मतलब था कि पहले हत्यारों ने उन्हें काबू में किया, फिर उसके बाद केरोसिन, जो 3-4 गैलन केरोसिन झाड़ियों में अगल बगल बिखरे मिले थे, उन्हीं से केरोसिन उनके ऊपर डाल के उन्हें आग लगा दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि राजेश दिन में सिवनी गया था, वहां उसने अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर की किश्त भी जमा की थी। खैर, पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही थी, तभी दीपक के मोबाइल से कहानी में एक और मोड़ आया। पुलिस को एक नया एंगल मिला इसमें। उसके फोन से एक अनजान नंबर से लगातार मैसेज आए हुए हैं। कई दिनों से लगातार मैसेज आए हुए थे जो किसी लड़की के थे। मैसेज से ये स्पष्ट हो रहा था कि ये कोई लड़की दीपक के फ़ोन पर मैसेज भेज रही है, चैट कर रही है। कॉल कोई नहीं मिली, वीडियो कॉल कोई नहीं मिली, सिर्फ मैसेज ही मिले। इस मैसेज में वही प्यार की बातें, कस्में, मिलने की जिद, ये सब साफ उससे दिखाई दे रहा था कि ये लड़की दीपक से मिलने की जिद कर रही थी। दोनों का प्यार लंबे समय से था और दोनों वही जो प्यार मोहब्बत में दो जवान लड़का लड़की बातें करते हैं, उस तरह की बातें सारे मैसेजेस में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ये सब सिर्फ चैट में ही था, किसी प्रकार की कोई कॉल या कोई और दूसरी बात इसमें नहीं थी। बहरहाल पुलिस इसी को देखकर आगे बढ़ने लगी। तो एक बात तो पहचान तीनों की अच्छी तरह से हो गई। पहले राजेश की हुई, राजेश ने बताया, राजेश के घर वालों ने, कि दीपक और निहाल उनके साथ गए थे। और फिर निहाल का मोबाइल फ़ोन मिला जिसमें ये सारी चैट उसमें थी। और इस लड़की की जो अनजान नंबर से जो मैसेज आए थे, उसको उसकी तलाश तेज की गई कि आखिर ये कौन था, ये कौन लड़की थी जिससे इतनी बात हुई है। और धीरे धीरे पुलिस की समझ में ये भी आने लगा कि इसी लड़की की वजह से या इस लड़की के चक्कर की वजह से या इस लड़की से दीपक के प्यार मोहब्बत की वजह से ये दुर्घटना हुई है। फिर पुलिस ने थोड़ा आगे जांच बढ़ाई तो कई अहम बातें सामने आईं। जैसे दीपक के पिता ने बताया कि दीपक कई महीनों से लखनऊ में रह रहा था और घटना से सिर्फ 4 दिन पहले ही घर लौटा था, सिवनी यानी मध्य प्रदेश लौटा था। राजेश की मां प्रेमावती के मुताबिक 8 जनवरी की रात राजेश ने कहा था कि वह दीपक और आरती को खवासा छोड़ने जा रहा है क्योंकि दोनों को नागपुर जाना है। जांच से ये पता लगा आगे भी कि दीपक और आरती एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों की लव स्टोरी करीब 2 साल पुरानी थी। दोनों रिश्ते में सगे मौसेरे भाई बहन लगते थे। लेकिन दोनों और ननिहाल में पहली बार मुलाकात के बाद उनकी नज़दीकियां बढ़ी, बातचीत बढ़ी और ये सब बातचीत फिर आपस में प्यार मोहब्बत में बदल गई। दीपक पढ़ने में बहुत अच्छा था और तैयारी के सिलसिले में ही वो लखनऊ आ गया था कोचिंग करने के लिए। दीपक ने स्कॉलरशिप के पैसों से एक मोबाइल खरीद कर आरती को दिया था। वो दोनों शादी करना चाहते थे और एक बार घर से भाग भी चुके थे। ये रिश्ता आरती के परिवार वालों, खासकर उसके मामा चंद्रभोज को बिल्कुल मंजूर नहीं था। विरोध और दबाव के कारण बार बार दोनों तरफ से, चूंकि रिश्तेदार थे, बहुत बात को बाहर फैलाना भी उन लोगों को उचित नहीं लग रहा था। बीच में दोनों को समझाने का काम मामा चंद्रभोज को दिया गया था क्योंकि दोनों, एक उसका भांजा लगता था, एक उसकी भांजी लगती थी। दोनों बहनों का एक लड़का था और एक लड़की थी। लिहाजा उसको ये काम दिया गया ताकि रिश्तेदारियों में ये बात बहुत दूर तक न जाए, लोगों की जानकारी में ना आने पाए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी कि मामा कि ये भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
तो इतना दबाव दोनों के घर से हुआ कि दीपक गांव छोड़कर लखनऊ आ गया, लेकिन फोन दोनों के पास था। बातचीत चल रही थी, लगातार जारी थी। धमकियों का सिलसिला भी अब धीरे धीरे, जब समझाने बुझाने का असर नहीं हुआ, तो फिर दोनों तरफ से धमकियों का जो धमकियां दोनों तरफ से शुरू हो गई। राजेश के पिता मंगरूलाल भंवरे ने बताया कि चंद्रभोज पहले भी कई बार उनके घर आकर धमकी दे चुका है। उसने साफ कहा है कि दीपक, चूंकि ये तीनों दोस्त थे, इसलिए राजेश को भी चंद्रभोज ने ये कहा था कि तुम दीपक को बता दो कि अगर वो बात करेगा आरती से तो हम उसे जान से मार देंगे। ये धमकी उसने घटना के 4 दिन पहले भी बाजार में दोहराई थी। दीपक की मां प्रमिला ने भी पुलिस को बताया कि 2014 में चंद्रभोज ने घर आकर दीपक को आरती से दूर रहने की चेतावनी दी थी। सबसे बड़ा खुलासा जब केस का हुआ तो दीपक के भाई संतोष के बयान से हुआ। उसने बताया कि चंद्रभोज ने आरती का फोन अपने पास रख लिया था। अपनी बहन से कह के वो फ़ोन छिनवा लिया और अपने पास उसने रखा, और आरती बनकर वो दीपक को मैसेज कर रहा था। जो इतने मैसेज, पुराने मैसेज तो संभवतः डिलीट हो गए थे, लेकिन वो मैसेज दीपक के फ़ोन पर मौजूद थे जो पिछले 15-20 दिनों में आए तो वो आरती की तरफ से थे, लेकिन किया उसके मामा चंद्रभोज ने था। गांव के जो कोटेदार जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, हरिप्रसाद दशमेर, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि दीपक और आरती के रिश्ते की जानकारी गांव के लोगों को भी थी, और चंद्रभोज इस बात से बेहद बेहद नाराज था। वो खुलेआम धमकियां भी उसने देनी शुरू कर दी कि हैं दोनों जरूर हमारे, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है। पुलिस ने आरती के मामा चंद्रभोज, चाचा दीनदयाल, भाई शिवम और विनोद को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आ गई। आरोपियों ने बताया कि पहले चंद्रभोज ने बताया कि पहले बहुत समझाने के बाद जब समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ा तो मैंने दोनों बहनों से अलग अलग जाकर बात भी की कि वो अपनी लड़की को समझाए, वो अपने लड़के को समझाए, लेकिन दोनों से बातचीत करने पर ये समझ में आ रहा था कि ज़्यादा गलती दीपक की है या मेरे भांजे की है। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए कि गांव की और हमारी इज्जत बनी रहे। फिर उसने अपनी बहन से कह के आरती का फ़ोन उससे छिनवा लिया कि सारे बवाल की जड़ ये फ़ोन है, फ़ोन इससे ले लीजिए, इसको किसी का फ़ोन मिलने न पाए और इसको घर से बाहर मत भेजिए। तब उसने उस तरह से प्लान किया कि आरती बन के उसको फ़ोन करता रहा, और फिर एक बार मौका देखकर, जब वो देखा कि वो बार बार मिलने की जिद हो रही है, तो मौका देखकर उसने कहा कि फ़लाँ तारीख को, यानी 9 जनवरी को, लड़की की तरफ से उसने कहा, जैसे लड़की खुद बात कर रही हो, कि मैं पूरा सामान और कपड़े लेकर कुरई के जंगल में फलां जगह पहुंच रही हूं, तुम लोग गाड़ी लेकर आ जाना, हम लोग भाग चलेंगे, क्योंकि अब बंदिशें बहुत हो गई हैं, बात करने का सब स्कोप ख़त्म हो गया है, मोबाइल फ़ोन पर सबकी नज़र रहती है, वो तो मैं पढ़ाई लिखाई के बहाने से थोड़ी देर के लिए मोबाइल मम्मी से या माता जी से अपने ले लेती हूँ। खैर, जैसे ही राजेश, निहाल और दीपक बुलेरो से वहाँ उससे आरती से मिलने के लिए या उसे ले जाने के लिए पहुँचे, वैसे ही चारों तरफ से बुलेरो को घेर लिया गया। लोहे की रॉड से शीशे तोड़ दिए गए। उन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, उनकी बहुत पिटाई की। एक ही व्यक्ति कोई बाहर उनमें से निकल पाया था, बाकी जब दोनों भीतर ही थे तो पूरी गाड़ी में टूटे हुए शीशों के भीतर से मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल दिया गया। डालकर आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए जली अवस्था में भी भीतर से भी वो दोनों भाग के उन्हें नीचे ही घेर लिया गया, और फिर नए सिरे से तीनों पर केरोसिन ऑयल लगाकर और उसे जला दिया गया। तब तक, जब तक वो
पूरी तरह से जलकर मर नहीं गए, सारे लोग वहीं पर इकट्ठा रहे और मरने के बाद ही वापस घर को आए। शिवनी कोर्ट ने इस मामले में 75 पेज का फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चंद्रभोज उम्र 42 साल, दीनदयाल उम्र 40 साल, शिवम जो आरती का भाई था 28 साल और विनोद बड़ा भाई इसकी उम्र 35 साल, इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज की घटना देखिए, मौसेरे भाई बहन ननिहाल के फंक्शन में मिलना होता है, मिले, किसी शादी ब्याह के मौके पे मिले, तमाम जनेऊ के, तिलक के तमाम मौके आते हैं ननिहाल के। दो बहनों के, एक लड़का और एक लड़की, वहाँ पर मिले। फिर वहीं का ननिहाल का ही प्लान बनाकर फिर जल्दी जल्दी मिलने लगे। फिर अचानक दोनों को एहसास हुआ कि शायद ननिहाल वालों की नज़र हम दोनों के मिलने पर पड़ रही है। फिर ननिहाल में मिलने की बात वहीं ख़त्म करके ये लोग इधर उधर मिलने लगे, कभी गांव में, कभी गांव के बाहर। खैर 2 साल हो गए, धीरे धीरे तो पता तो लगना ही था। सो पता लग गया और दोनों के परिवारों को भी पता लग गया कि ये मौसेरे भाई बहन एक दूसरे के प्रति इनका आकर्षण है, प्यार है। और एक बार जब वो घर से भागे तो गांव वालों को ये जानकारी हो गई कि अब ये दोनों शादी करेंगे या कर चुके होंगे। बात रिश्तेदारी की थी, लिहाजा दोनों परिवारों में से भी कोई इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। मामा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि दोनों को समझाएं और मामा के बहुत समझाने पर भी दोनों नहीं माने। फिर मामा ने अपनी बहन के यहाँ जाकर कहा कि दीपक को कहो कि आरती से बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दे। अब गांव में बहुत बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और दीपक की माँ ने अपने भाई से कहा कि तुम आरती को क्यों नहीं कहते, तुम उसके भी मामा हो, उससे कहो कि वो मिलना और फ़ोन करना बंद करे। मैं सब जानती हूँ, वो बार बार फ़ोन करती है उसको, फिर जब वो फ़ोन करती है तो ये भी फ़ोन भी करता है और मिलते जुलते भी हैं दोनों, ये मेरी जानकारी में है। तुम मुझसे कहने आए हो, लेकिन तुम आरती की माँ से भी जाकर कहो। मामा चंद्रभोज ने कहा कि हमने उसको मना कर दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हारा बेटा दीपक नहीं मान रहा है। चंद्रभोज ने कहा कि देखो, भांजा भांजी इनका मामा से बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, हम उन दोनों को थप्पड़ भी नहीं मार सकते और तुम उनको समझा लो। मैंने अपनी दूसरी बहन से भी कहा है, तुमसे भी कह रहा हूँ कि उन दोनों को समझा लो। अब ये बदनामी बर्दाश्त नहीं होती। अगर नहीं मानेंगे तो मैं रिश्तों को उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा और बाद में मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। ऐसा कुछ करूंगा कि वो कभी पहले नहीं हुआ है, कभी बाद में नहीं होगा, फिर मुझे इसका दोष मत देना। ये बात दीपक की माँ ने दीपक को बता दी कि मामा ऐसा ऐसा कह गए हैं, बहुत गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा जो कभी नहीं हुआ होगा, रिश्तों को मैं उतार कर खूंटी में टांग दूंगा, फिर उसके बाद मुझे जो करना है करूंगा। दीपक ने बात सुनी, हंसा, अनसुनी करके आगे बढ़ गया। और उधर आरती की माँ ने भी आरती को सख्ती से दीपक से मिलने से मना किया कि नहीं मिलोगे तुम, बदनामी हो रही है, मामा ऐसा ऐसा कह गए हैं। लेकिन उस पर भी, आरती पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। चंद्रभोज ने अपनी बहन से कह के, आरती की माँ से कह के उसका फ़ोन छिनवा लिया। परेशान था, उसी को ये काम दिया गया था चंद्रभोज को कि तुम समझाओ कि ये इस तरह से बदनामी हो रही है। जब नहीं दोनों माने तो बहन से कहा कि इसका फ़ोन किसी तरह से छीन कर मुझे दे दो और ये ध्यान रहे कि इसके पास किसी का भी फ़ोन ना आने पाए। फिर इसको घर से बाहर निकलने भी मत देना जब तक मैं कहूँ नहीं। फिर वो फ़ोन को लेकर उसके पास से चला गया। इसी बीच में आरती के फ़ोन पर दीपक के मैसेज लगातार आते रहे। दीपक के मैसेज को पहले उसने सारे मैसेज पढ़ता रहा मामा और अच्छी तरह समझता रहा और आरती के पुराने मैसेज भी उसने
अच्छी तरह से पढ़ लिए। मामा दीपक से आरती बनकर चैट करने लगा। फिर उसमें वही बातें शुरू हुई, साथ साथ जीने की, मरने की, भाग जाने की, मिलने की जिद, ये सब बातें उसके मैसेज में आती रहीं। मामा ने चालाकी से अपने प्लान के हिसाब से छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे मैसेज करके फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, और फिर जब खोलता था फिर उसके 10 20 मैसेज हुआ करते थे। वो कहता था आरती की तरफ से कि माँ आ गई थी इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। मामा ने अपने बयान में बताया कि मैं लंबे लंबे मैसेज इसलिए नहीं करता था कि इससे बात खुल जाती और हमारा प्लान फेल हो जाता। बहुत छोटे मैसेज थोड़े समय के लिए करता था और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। धीरे धीरे 15 दिन हो गए और बात जब ये समझ में आ गई कि दीपक को जरा सा भी शंका नहीं हुई कि ये आरती के सिवा दूसरा कोई मुझसे बात कर रहा है। फिर एक दिन मैंने यानी मामा ने उससे कहा, दीपक से, कि मैं अपने कपड़े, कुछ गहने और पैसा लेकर घर से निकलूंगी। 9 तारीख की शाम को 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे के आसपास जब कोहरा पड़ने लगेगा तो मैं कुरई के जंगलों से होते हुए नदी के किनारे फलां पेड़ के नीचे रहूंगी। तुम किसी गाड़ी से आ जाओ और मुझे ले चलो। हम लोग अब दूर कहीं चलेंगे और शादी करेंगे। ये बात मैसेज में कन्वे की गई जो पुलिस को मैसेज मिले थे, और हुआ भी यही। लड़की को तो कुछ पता नहीं था इसलिए उसे कहीं आना जाना नहीं था, लेकिन दीपक अपने दोस्त क्या रिश्तेदार भी थे, दोनों को लेके अपनी बोलेरो से बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। इधर मामा ने लड़की के चाचा और लड़की के दोनों भाइयों को तैयार किया कि आज मौका है, आज इसको रास्ते से हटा दो, वरना इतनी बदनामी होगी कि हम लोग रास्तों पे निकल नहीं पाएंगे। खैर, वो लोग सब वहाँ पहले से खड़े हुए थे। बोलेरो गाड़ी जैसे ही आई, लाठी, डंडा, रॉड और कुल्हाड़ी, ये सब लेके उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के शीशे पे ताबड़तोड़ वार किए और कोशिश की कि तीनों के भीतर बैठे बैठे ही केरोसिन ढेर सारा ले गए थे उसके भीतर डालकर और इन्हें आग लगा दी जाए ताकि सब जिंदा जल जाएं। लेकिन एक उसमें से कौन बाहर निकला था ये बहुत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक उसमें से बाहर निकलने में सफल हुआ तो उसको बहुत मारा इन लोगों ने, और फिर बाकी दोनों को उसी बोलेरो में जिनका शीशा सब तोड़ चुके थे उसी से भीतर केरोसिन का तेल डालकर और उनमें आग लगा दी। इधर जो बाहर आया था इसको भी केरोसिन डालकर आग लगा दी। फिर इनको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ कि पता नहीं जले नहीं जले। फिर जली हुई हालत में दोनों को भीतर से निकाला, तीनों को एक साथ रखा जमीन पर, और फिर केरोसिन डालकर तीनों को तब तक जलने दिया जब तक कि उनके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। खैर, एक फिल्म है सनम बेवफा सनम, सोनू निगम ने उसका एक गाना गाया है, बड़ा फेमस गाना है, आप भी देखेंगे नेट पर आपको मिल जाएगा। वो इस पूरी घटना पर एकदम सटीक बैठता है। फिल्म के जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसके बोल हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।